ये सो पहले रिवाइज करते हैं। ओके, सो क्लास स्टार्ट करने से पहले हमें 2 श्लोक कौन से बोलने हैं, याद है? हाँ, करेक्ट। ओके, सो चलो पहले श्लोक बोलते हैं एंड देन रिवीजन स्टार्ट करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। यस, सो कल हमने कौन सा स्टैंडर्ड स्टार्ट किया था? नंबर A3, नाम कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओके, सो उसमें पहले हमने सीखा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओके, सो डेफिनेशन के पहले इंट्रोडक्शन में एप्लीकेबिलिटी बताओ। अगर कंपनी है, आपका क्लाइंट है कॉरपोरेट, तो आप एप्लीकेबिलिटी ऑफ एस के रूल्स लगाओगे या कंपनीज एक्ट? हाँ, कंपनीज एक्ट ओवरराइड करता है। सो कंपनीज एक्ट में एक्सेप्शंस थे। क्या दिया था उन्होंने? AS3 इज एप्लीकेबल टू ऑल कंपनीज एक्सेप्ट 1 पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, डॉर्मेंट कंपनी, हाँ, स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी। ओके, ये आपका क्लाइंट कंपनी है तो आपके पास सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप भी आएंगे। सो उनके लिए कैसे है एप्लीकेबिलिटी? लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो वो कौन होना चाहिए? लेवल 1, करेक्ट। ओके, अभी मुझे बताओ कि प्रीवियस ईयर में वो लेवल 1 नहीं था, छोटा था, या वो SMC था। SMC मतलब स्मॉल एंड मीडियम कंपनी, अभी बड़ा बन गया करंट ईयर में। तो आप प्रीवियस ईयर का कैश फ्लो कंपैरेटिव दिखाओगे या सिर्फ करंट ईयर? सिर्फ करंट ईयर का। कंपैरेटिव में क्या करोगे फिर? डैश, हाँ, करेक्ट। एंड प्रीवियस ईयर वो बड़ा था, नॉन SMC या लेवल 1, बट अभी करंट ईयर से वो बड़ा नहीं है, वो आइदर SMC या लेवल 2 में गया। कॉन्जिक्यूटिवली 2 ईयर्स के लिए आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रेजेंट करना पड़ेगा, उसके बाद नहीं। करेक्ट। सो ये क्या हुआ? एप्लीकेबिलिटी रिलेटेड हुआ। करेक्ट। ऑब्जेक्टिव में हमने देखा था कि वाई CFS इज प्रिपेयर्ड। ओके, सो ये मेनली CA फाइनल लेवल के स्टूडेंट्स को लगता है। आपको मेनली क्या आएंगे क्वेश्चंस कि ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पे आएगा, नहीं आएगा, या ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, या फाइनेंसिंग है, या इन्वेस्टिंग है। ओके, ये वाले क्वेश्चंस आपको आएंगे। आपको एनालिसिस है क्या अभी? कि स्टेटमेंट आपको दिया जाएगा, आप एनालाइज करो इनका अच्छा चल रहा है या नहीं, मतलब व्हाट इज द परफॉर्मेंस लेवल। वो कब करना है आपको? CA फाइनल में, एंड CA होने के बाद भी वही करना है, उसके ही पैसे मिलने वाले। सो ये ऑब्जेक्टिव सिर्फ हमने देखे थे। ओके, उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में AB था, AB डेफिनेशन में, करेक्ट, एंड बीच में एंड है और नहीं है। सो कैश इन हैंड का मैंने पूछा था कि फैक्ट्री की पकड़ोगे, ऑफिस की, स्टोर की, या तीनों कैश इन हैंड? तीनों कैश इन हैंड। एंड जो बैंक अकाउंट में बैलेंस रहेगा आपका डिपॉजिट, वो कौन सा? फिक्स्ड, रिकरिंग, या डिमांड डिपॉजिट? डिमांड डिपॉजिट, मतलब आप जब डिमांड करोगे दैट विल बी रीपेएबल बाय बैंक। जैसे आप ATM में जाते हो, डिमांड करते हो ना बैंक को, तो बैंक देती है। ऐसे आपने FD की है तो FD डिमांड करो, देगी क्या बैंक? नहीं, इट्स अ फिक्स्ड डिपॉजिट, नाम में ही है उसके। सो क्या आएगा? कैश इन हैंड एंड डिपॉजिट्स रिपेएबल ऑन डिमांड विथ एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। एंड कैश इक्विवेलेंट्स में क्या था? शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट। ओके, शॉर्ट टर्म मतलब 12 मंथ्स, 3 मंथ्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के डेफिनेशन के लिए लेस देन 3 मंथ्स। ओके, एंड सब्जेक्ट टू सिग्निफिकेंट रिस्क, इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू। So short term highly liquid investments that are readily convertible into known amount of cash and are subject to insignificant risk of change in value. अभी मुझे बताओ, कल अथर्व पूछ रहा था मैम इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड,
लेस देन 3 मंथ्स के लिए आपने इन्वेस्टमेंट किया गोल्ड में, बट गोल्ड के प्राइजेस का क्या होता है बताओ? करेक्ट, कंटिन्यूअस चेंज है, सो इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड है क्या, कैश है? नहीं। एंड दूसरा एक लॉजिक क्या लगाना है, हम मैगडी में गए, फ्रेंच फ्राइज खाया, पैसे नहीं, हाँ गोल्ड ले लो, सो ऐसे नहीं करेंगे ना, सो इट इज़ नॉट कैश इक्विवेलेंट, वो भी लॉजिक लगाओ। ओके एंड और एक था इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, है क्या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट? नहीं। आप ऐसे करोगे क्या? नहीं, फ्रेंच फ्राइज खाया, पैसे नहीं है, TCS के शेयर्स ले लो ना मेरे, वो देता हूँ मैं, ऐसे नहीं करोगे, करेक्ट? सो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नाम से याद रखो कि कैश नहीं है तो आप क्या करते हो, आप चेक देते हो, जीपे करते हो, फोन पे करते हो, आप शेयर्स देते हो क्या आपके, या गोल्ड नहीं देते हो, करेक्ट? सो वो लॉजिक से, इसलिए नाम भी वैसा ही है ना, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। एंड शॉर्ट टर्म के लिए उन्होंने 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन, करेक्ट? ओके, सो कैश, आज ब्रेकअप के बारे में बात करते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मीनिंग होगा, इट कंसिस्ट ऑफ 3 बैलेंसेस, कैश इन हैंड, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स एंड इन्वेस्टमेंट्स विच आर रिगार्डेड एज कैश इक्विवेलेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के नोट्स टू अकाउंट्स में आपको ब्रेकअप देने हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के। तो 3 चीजें क्या आएगी, कैश इन हैंड, डिमांड डिपॉजिट्स एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स विच आर रिगार्डेड एज कैश इक्विवेलेंट। सभी इन्वेस्टमेंट्स कैश इक्विवेलेंट है क्या? नहीं, करेक्ट। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट के नोट्स टू अकाउंट्स में आप क्या करोगे, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के 3 बैलेंसेस एंड क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के 3 बैलेंसेस दिखाओगे। अगेन नोट्स टू अकाउंट्स है क्या इंटर लेवल पे? जब मैं ऐसे क्वेश्चन पूछती हूँ तो उसका आंसर नहीं होता है, ओके? इंटर लेवल पे नहीं है, ओके? वो ब्रेकअप देना, सो वो आपको CA फाइनल में भी एक्चुअली नहीं है, बट प्रैक्टिकल लाइफ में आपको लगेगा। फिर ऐसे नहीं होना चाहिए, हमने तो सीखा ही नहीं था। हमने क्यों नहीं सीखा? हम बेयर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं या मॉड्यूल से पढ़ रहे हैं? सो बेयर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किधर है? MCA के साइट पे है या वहाँ पर कंपनीज एक्ट है? कल क्या दिखाया सर ने MCA के साइट पे? वहाँ पर दिखा क्या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बेयर? ओके, एनेक्सचर आता है स्टडी मटेरियल में, वो तो हम ऐसे ही एनेक्सचर, मैम यहाँ से तो एनेक्सचर स्टार्ट हुआ है, मतलब वो तो देखना ही नहीं है ना। सो एनेक्सचर इज बेयर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, वहाँ पे मिल जाएंगे, ओके? MCA के साइट पे चेक करो है क्या आज के होमवर्क के लिए। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स किसने नोटिफाई किए हुए? सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए हुए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है ये, सो वहाँ पे शायद मिल सकते हैं आपको, ठीक है? बेयर स्टैंडर्ड्स, वहाँ से नहीं देखना है तो एनेक्सचर, ओके? एनेक्सचर में देखने के लिए आपके पास मॉड्यूल्स चाहिए, मॉड्यूल्स के लिए आपने इंस्टीट्यूट को पहले रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। सो कितने स्टूडेंट ने इंटरमीडिएट के लिए रजिस्ट्रेशन किया? हाँ, बाकी जानना दे, ऐसा क्यों नहीं किया नंदी? हाँ, लास्ट डेट पता है क्या आपको? 29 फेब। पहले आप लेट करते हो, फिर इंस्टीट्यूट लेट करती है। कन्फर्म है ना, देना है ना सी एंटर, फिर क्यों? मुहूर्त आजचा चांगला आहे बघा, आज का मुहूर्त अच्छा है, कर दो। नाउ आई एम कमिटेड टू सी इंटरमीडिएट कोर्स, डन, ओके? सो सवाल ही नहीं, आप सिंगल हो इसका बुरा नहीं लगेगा फिर। कितने स्टूडेंट्स ने किया है? सिद्धांत, नम्रता, सिया, आकांक्षा, ओके? अब तीनों का ही बाकी है, ओके? सो फास्ट रजिस्ट्रेशन करो, उसके बाद ही स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स मिलना स्टार्ट होगा। सो वो आप लेट करोगे तो वो मंथली बेनिफिट्स है, उस मंथ का बेनिफिट जाएगा आपका, ठीक है? सो आपको बुक्स ऑर्डर उसके बाद ही करने हैं, ओके? बेनिफिट्स भी आपको रजिस्ट्रेशन के बाद ही मिलेंगे। सो अगर जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है, आया क्या कुछ ईमेल वगैरह? उनसे नहीं आया रिप्लाई आपके प्रपोजल को? आ जाएगा, रुको, पेशेंस रखो।
फिर मीनिंग ऑफ द टर्म कैश फ्लो सीखा हमने, इनफ्लो आउटफ्लो। सो मैंने कैश विड्रॉ की फ्रॉम एटीएम, तो वो कैश फ्लो हुआ या मूवमेंट इन कैश? हाँ, क्योंकि वो उसमें ही घूम रहा है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, कुछ इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हुआ। इंक्रीज हुआ तो इनफ्लो, डिक्रीज हुआ तो आउटफ्लो। करेक्ट। सो आपको क्या करना है, मूवमेंट इन कैश के एग्जाम्पल्स बताने हैं। एक मैंने बताया अभी, वो नहीं है। फॉरेन का, फॉरेन एक्सचेंज रेट, वो मूवमेंट भी नहीं हुआ, वो सिर्फ रेट की वजह से बढ़ गया। कॉन्ट्रा एंट्रीज कल देखा था ना, हाँ, कैश डिपॉजिटेड, कैश विड्रॉन, और हाँ, आपके पास बहुत, हर बैंक में मेरा अकाउंट है। ओके, ऐसे हो जाएगा ना आप सीए बनने के बाद, मैम कौन सा भी बैंक बताओ, मेरा अकाउंट होगा ही वहाँ पर। तो ऐसे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में आप ट्रांसफर कर रहे हो, करेक्ट। बट दोनों अकाउंट्स कौन से, डिमांड डिपॉजिट वाले, हाँ, एफडी में नहीं डाल, हाँ ठीक है। फिर और वो कॉन्ट्रा तो हो गया, अभी फिर से वही नहीं बताएं, कैश विड्रॉन, कैश डिपॉजिटेड, बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर्स, बट मतलब आईसीआईसीआई बैंक से बैंक ऑफ महाराष्ट्र में ट्रांसफर किया तो वो क्या हो गया, मूवमेंट इन कैश। बट दोनों अकाउंट्स कौन से चाहिए, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, मतलब डिमांड करने के बाद आपको मिलना चाहिए। रिकरिंग डिपॉजिट आप डिमांड करते हो क्या, आरडी में मंथली कुछ तो आप डालते रहते हो, तो वो भी गया। और आपने अगर हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट में किया तो ट्रांसफर, कैश इन्वेस्ट किया आपने, हाईली लिक्विड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट विच आर रिगार्डेड एज कैश इक्विवेलेंट, तो मूवमेंट इन, एंड वो इन्वेस्टमेंट सेल करके पैसे आ गए। सो इन शॉर्ट उन तीनों में घूमता ही रहना है। वो तीन कौन, कैश इन एंड, डिमांड डिपॉजिट, हाँ, इन्वेस्टमेंट रिगार्डेड एज कैश इन इक्विवेलेंट। इन तीनों में अगर आपकी कैश घूम रही है तो वो मूवमेंट इन कैश, ठीक है। एंड ये मूवमेंट इन कैश नहीं है, ओके संपदा, ये और एक नया है, दिस इज चेंज इन कैश है। सो सिर्फ क्या हुआ, 4,90,000 के 5 लाख हो गए। सो 10,000 जो बढ़ गए, तो आप सीए के स्टूडेंट हो तो आपको समझ में आएगा क्यों बढ़ गए। क्यों बढ़ गए, बिकॉज ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। आपके जो फ्रेंड्स होंगे आर्ट्स साइंस वाले, उनको लगेगा 10,000 मिल गए इनको किधर से, तो बट ये बताना नहीं चाहते हैं हमें किधर से मिले हैं। ओके, हमें तो बता रहा है कि कुछ नहीं पैसे मिले, बट वहाँ पे तो इंक्रीज दिख रही है, 4,90,000 का 5 लाख। फिर आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि आपने सीए किया है, फॉरेन एक्सचेंज रेट नाम की एक चीज़ होती है, उससे भी बढ़ता है हमेशा, पैसे आने से ही पैसा नहीं बढ़ता है, ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ कैश फ्लो बताओ, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, करेक्ट। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मतलब प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज। प्रिंसिपल इस वर्ड के कितने स्पेलिंग्स है, 2। पीएल मतलब स्कूल का प्रिंसिपल, कॉलेज का प्रिंसिपल, मेन, हेड, ऐसा मीनिंग है उसका। एंड दूसरा स्पेलिंग क्या है, पीएलई मतलब रूल, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। ओके, वो किया आपने ना अभी, एडवांस अकाउंटिंग, एंड फाइनल में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सो प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी है उस एंटरप्राइजेस की, तो उससे जो भी इनफ्लो आउटफ्लो आएगा उसको क्या बोलोगे, ऑपरेटिंग। इन्वेस्टिंग का क्या है, इन्वेस्टमेंट आपने किया तो उससे आपको इंटरेस्ट डिविडेंड मिलेगा, एंड वो इन्वेस्टमेंट सेल करने के बाद इनफ्लो होगा। जब इन्वेस्टमेंट करोगे तो कैश आउटफ्लो होगा, ओके। एंड एग्जांपल्स, रिसीट्स फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट, फिक्स एसेट का नया नाम पीपी। लोन गिवन टू और रिकवर्ड फ्रॉम अदर एंटिटीज अदर देन लोन्स बाय फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस, क्योंकि फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस के लिए ये एक्टिविटी ऑपरेटिंग है, करेक्ट। पेमेंट्स टू एक्वायर्ड फिक्स एसेट आउटफ्लो, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड अर्न, बट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए डिविडेंड अर्न, इंटरेस्ट अर्न क्या है, करेक्ट, क्योंकि उनका वो प्रिंसिपल
रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी है। ओके, फाइनेंसिंग मतलब कहाँ से आपको कैश जनरेट हो रही है। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आर द एक्टिविटीज दैट रिजल्ट इन द चेंजेस इन द साइज। चेंजेस इन साइज मतलब आइदर इंक्रीज होगा या डिक्रीज, एंड चेंजेस इन कंपोजिशन मतलब आपने क्या किया, शेयर्स इशू किए, सो शेयर कैपिटल बढ़ गया, पैसे आ गए, उससे आपने लोन का रीपेमेंट कर दिया, सो कंपोजिशन चेंज हो गया ना। अभी आपके पास शेयर कैपिटल ज़्यादा है, लोन्स कम हो गए, सो चेंज इन साइज एंड चेंज इन कंपोजिशन ऑफ द ओनर्स कैपिटल इंक्लूडिंग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल in case of a company and borrowings of the enterprises. Example, issue of shares, debentures, redemption of debentures, preference shares, जो आपको नहीं है अभी। ओके, अकाउंटिंग आप नहीं सीखने वाले हो इसका, हाउ टू पास जर्नल एंट्रीज फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिवेंचर्स। ठीक है, फिर क्या करोगे, आपके अंडर आएंगे ना ये जूनियर, तो वो असाइनमेंट आने के बाद उनको ही बोलना है ये तुम करके दिखाओ रिडम्पशन का। आपको नहीं बताना है कि हमने सीखा ही नहीं है, ये मैं तो टेस्ट कर रहा हूँ, ऐसे बताना है। जूनियर से करके लो ये रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर प्रेफरेंसेस, नहीं तो फाउंडेशन के बैच में अटेंड करो वो 2 चैप्टर्स रिकॉर्डेड। देन पेमेंट ऑफ डिविडेंड, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, फाइनेंसिंग, बट डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, इन्वेस्टिंग, एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए ऑपरेटिंग। करेक्ट। ओके, अभी ये हमने सिर्फ बीच में स्किप किया था, अभी भी स्किप ही कर रही हूँ। ये अभी फटाफट बताओ, लोन्स एंड एडवांसेस गिवन एंड इंटरेस्ट अर्न। आपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में लोन दिया है एंड इंटरेस्ट अर्न कर रहे हो आप, तो दिस इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी फॉर फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस, and loans and advances given and interest on them are investing activity for non-financial enterprises. Then loans and advances given to subsidiaries, and interest on is investing activity for all enterprises. Loans and advances given to employees, operating, and interest earned on them is operating for all enterprises. Loans and loans and advance हो गया ना, advance payment to suppliers and interest earned on them are operating for all enterprises. Correct. Interest earned from customers, हाँ ऑपरेटिंग, कस्टमर से ही आपको समझ में आ गया ऑपरेटिंग। क्यों अर्न कर रहे हो, इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो कस्टमर से, फॉर लेट पेमेंट। देन लोन्स एंड एडवांसेस टेकन, ये होमवर्क के लिए दिया था ना आपको कि आपने किसी से लोन लिया है तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो लोन्स एंड एडवांसेस टेकन एंड इंटरेस्ट पेड ऑन देम इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस आर ऑपरेटिंग कैश फ्लोज फॉर फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस। लोन्स एंड एडवांसेस टेकन एंड इंटरेस्ट पेड ऑन देम आर फाइनेंसिंग कैश फ्लोज फॉर नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस। ओके, जिनका काम वही है कि लोन लेना एंड इंटरेस्ट पे करना, उनके लिए, मतलब वो कौन लोग हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उनके लिए वो ऑपरेटिंग है, बट हमारे लिए वो फाइनेंसिंग है। देन लोन्स एंड एडवांसेस टेकन फ्रॉम सब्सिडियरीज एंड इंटरेस्ट पेड ऑन देम आर फाइनेंसिंग ओनली। किसी से भी लोन लिया, सब्सिडियरी से लिया या और किसी से लिया तो भी वो फाइनेंसिंग है फॉर ऑल एंटरप्राइजेस। अगर सब्सिडियरी को लोन दिया आपने तो वो कौन सी एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग, समझ में आ गया। बट सब्सिडियरी से लोन लिया तो फाइनेंसिंग। करेक्ट। एडवांस टेकन फ्रॉम कस्टमर्स एंड इंटरेस्ट पेड ऑन देम आर ऑपरेटिंग कैश फ्लोज फॉर नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस। फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस के इसको कस्टमर्स नहीं बोलते, ठीक है, क्लाइंट्स बोलते हैं वो, सो इसलिए यहाँ पर फॉर नॉन फाइनेंशियल लिखा है, बट फाइनेंशियल के लिए भी वो ऑपरेटिंग ही है, वो तो हमने ऊपर ही देखा ना, क्योंकि इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, क्योंकि उनका रेगुलर कोर्स ही क्या है, यही काम करना लोन का। देन इंटरेस्ट पेड टू सप्लायर्स फॉर लेट पेमेंट, सप्लायर मतलब
Operating. Are operating cash flows for all enterprises? Yes. Then interest taken as part of inventory cost in accordance with AS 16 are operating cash flows. ओके, AS 16 हमारा नहीं हुआ है अभी तक. AS 16 का नाम है बोरोइंग कॉस्ट. बोरोइंग कॉस्ट, बोरो करने की वजह से जो कॉस्ट लगी वो. आपने लोन लिया इसलिए आपको इंटरेस्ट लगा, आप लोन नहीं लेते तो इंटरेस्ट नहीं लगता. सो इंटरेस्ट क्या हुआ? बोरोइंग कॉस्ट. तो अगर आपने लोन लिया है एंड उस लोन का यूज़ आप करने वाले हो इन्वेंट्री परचेस करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल हम स्टार्टअप पे है, ओके, हमें ड्रेस मटेरियल, शर्ट्स वगैरह इसमें बिजनेस करना है, तो आपको इन्वेंट्री पहले लगेगी ना. आप ऐसे 2 ही ड्रेस लगा के रखोगे तो कोई आएगा क्या? नहीं. मतलब आपको वॉल्यूम में ड्रेसेस लेने पड़ेंगे. तो वो वॉल्यूम में लेने के लिए आपने अभी बिजनेस स्टार्ट किया है, आपको इनकम ही नहीं आया, तो आप इन्वेंट्री कौन से पैसे लोगे? लोन निकाल के. आपने बैंक से लोन निकाला, उस लोन के अमाउंट से इन्वेंट्री परचेस की, फिर उस लोन पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा बैंक को. तो वो इंटरेस्ट P&L को डेबिट नहीं होगा, वो कहाँ पर जाएगा? कौन से इसमें ऐड होगा? इन्वेंट्री में ऐड करना है. पहला आप एंट्री करोगे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, दूसरी एंट्री आप करते हो P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट. तो P&L डेबिट करने की जगह इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, क्योंकि वो इंटरेस्ट क्यों आपको लगा? क्योंकि आपने लोन लिया. लोन क्यों लिया? इन्वेंट्री परचेस करने के लिए. सो दिस इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट. ओके, इन्वेंट्री टॉपिक में हमने देखा था फाउंडेशन अकाउंट्स में कि इन्वेंट्री के कॉस्ट में क्या ऐड होगा, क्या नहीं होगा. अगर वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है तो ही ऐड करो उसको. करेक्ट. सो इन्वेंट्री के लिए ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, क्योंकि जब तक हम लोन नहीं लेते तब तक इन्वेंट्री नहीं आ रही है. एंड ऐसे कुछ नहीं कि स्टार्टिंग में ही लोन लेना पड़ेगा. आप बिग शॉट हो गए बट आपको और एक्सपांड करना है, आउट ऑफ इंडिया जाना है और एक्सपांड करना है, तो तभी भी आपको लोन लग सकता है ना अगेन इन्वेंट्री लेने के लिए. तो अगेन वो इंटरेस्ट कहाँ पर जाएगा? इन्वेंट्री. तो ये जो मैं बोल रही हूँ वो कहाँ पर दिया है? AS 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एंड AS 16 बोरोइंग कॉस्ट. मतलब AS 2 बोलेगा कि हाँ कि नहीं, वो डायरेक्ट ऐसे नहीं बोलता है, डायरेक्ट ऐसे बोलना चाहिए एक्चुअली, बट AS 2 बोलता है कि जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन लोन, दैट इट्स ट्रीटमेंट इज गिवन इन AS 16. फिर AS 16 बोलता है अरे लोन आपने इन्वेंट्री के लिए लिया है, फिर वो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है ना, उसमें ये इंटरेस्ट आता है, तो इसको इन्वेंट्री में ऐड करो. मतलब वो बोलेगा इट्स अ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट AS 16. म्हणजे असं आपण बॅडमिंटन खेळत राहायचं. ओके, AS 2 शटल लेता है AS 16 के पास, फिर AS 16 बोलता है इट इज़ कंसिडर्ड एज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट. फिर AS 2 में जाके देखना है अरे डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट ऐड करना है इन्वेंट. ओके, सो ऐसे इस शटल्स की वजह से ही हमें कंसल्टेंसी फी मिलती है. अगर उसने डायरेक्टली लिखा रहता तो आपके पास कोई आता क्या? तो वो खुद से पढ़ के ओके इंटरेस्ट इन्वेंट्री में ऐड कर दो, तो उसके लिए भी साइंस और आर्ट्स के बंदे को भी समझेगा वो. सो इतना टेक्निकल किया तो ही हमारे पास आएंगे ना. ये हम आपको समझ सकता है अभी कहाँ से कहाँ जाना है, AS 2 से AS 16 से AS 3. AS 3 क्या बोल रहा है अभी? वो जो इंटरेस्ट पे करोगे आप, वो अगर इन्वेंट्री में ऐड कर रहे हो एज पर AS 16 तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गया, अदरवाइज वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है. ठीक है, क्लियर हुआ ये? अभी इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड अर्न, इन्वेस्टमेंट मेड एंड डिविडेंड अर्नड ऑन देम इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस आर ऑपरेटिंग कैश फ्लोज फॉर फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस. इन्वेस्टमेंट्स मेड एंड डिविडेंड अर्नड ऑन देम आर
इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज फॉर नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस, जिनका काम ही वही है इन्वेस्टमेंट्स करना एंड डिविडेंड अर्न करना, तो मतलब कौन, फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस, उनके लिए वो ऑपरेटिंग है, बट बाकी लोगों के लिए वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हुई ना। नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस हर रोज उठ के इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, सो फॉर नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस इट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। Investment in subsidiaries and dividend earned on them are investing cash flows for all enterprises. Okay? कुछ भी सब्सिडियरी में इन्वेस्टमेंट हमने की तो फॉर ऑल एंटरप्राइजेस इट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आपने लोन या एडवांस दिया है सब्सिडियरी को एंड आप इंटरेस्ट अर्न कर रहे हो तो कौन सी एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आपने लोन लिया है सब्सिडियरी से, financing. Okay, dividend paid is always financing cash outflow for all enterprises. Now income tax. इनकम टैक्स स्टार्ट नहीं हुआ है ना आपका, आपको कुछ भी आइडिया नहीं है इनकम टैक्स के बारे में। टीडीएस पता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ओके, सो आपको जो हाथ में इनकम आता है, पहले गवर्नमेंट बोलती है रुको मेरा शेयर टैक्स का, वो लेती है, फिर हाँ अभी बाकी इनकम का आप कुछ भी कर लो। ओके, दैट इज टीडीएस। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल आपने टाटा कंपनी के डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किया है, याद है हमने टीडीएस किया था, तो डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट की है टाटा कंपनी के, तो टाटा कंपनी आपको क्या देगी? इंटरेस्ट। तो वो डिबेंचर होल्डर्स हो आप, तो वो आपका इनकम हुआ। सो आपको 10,000 इंटरेस्ट अगर है तो आपको 9,000 ही मिलेंगे हाथ में। 1,000 कहाँ पर गए? टीडीएस। मतलब आपके ही इनकम से कंपनी ने वो 1,000 निकाले और गवर्नमेंट को दे दिए, उनके पैसे से नहीं। ओके, समझा ये टीडीएस? ओके, तो ये अभी यहाँ पर टीडीएस का रोल देखो क्या है कैश फ्लो में। सो टैक्स पेड ऑन ऑपरेटिंग इनकम इज ऑपरेटिंग कैश आउटफ्लो फॉर ऑल एंटरप्राइजेस। सो जो P&L से नेट प्रॉफिट आएगा उसके ऊपर इनकम टैक्स आप नहीं पे करते हो। ओके, आपको अभी इनकम टैक्स सब्जेक्ट में समझेगा कि जो हम अकाउंट्स में प्रॉफिट निकालते हैं वो प्रॉफिट एंड प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स एक्ट अलग होते हैं। सो आपको जो टैक्स पे करना है वो कौन से प्रॉफिट पे करना है? प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स है। ओके, सो बहुत काम बढ़ गया तो बहुत फी मिलेगी, ऐसे याद रखो। ओके, तो बोर नहीं होगा कि मैम क्यों दो प्रॉफिट्स। ओके, दो प्रॉफिट की वजह से ही बहुत इनकम आने वाला है, नहीं तो क्या P&L से प्रॉफिट आ गया मल्टीप्लाइड बाय 30%, आपका क्या काम है फिर सीए का? वो खुद 30% कैलकुलेटर पे करेगा ना बिजनेसमैन, आपका क्या काम है फिर? बट टैक्स की अमाउंट यहाँ पर आपको दी रहेगी, इनकम टैक्स सब्जेक्ट नहीं है ना ये। टैक्स की अमाउंट कहाँ पर निकालनी है आपको? हाँ, इनकम टैक्स सब्जेक्ट में, यहाँ पर टैक्स की अमाउंट दी रहेगी। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स अगेंस्ट इनकम आर ऑपरेटिंग कैश आउटफ्लोज if concerned incomes are operating incomes and investing cash outflows if the concerned income are investment income. Example, interest earned क्या है? Investing activity है। So आपको interest earned लिखना है 10,000 and TDS on interest earned 1,000 negative outflow। ऐसे आपके हाथ में कितना आया? 9,000, ऐसे दिखाना है वो। सो इनफ्लो 10,000 का एंड आउटफ्लो 1,000 का, ठीक है। सो आई थिंक सिद्धांत नाम का एक ही स्टूडेंट है जो मेरे एग्जाम्पल्स लिख रहा है। क्या लिख रहे हो तुम? नोट्स। हाँ, तो तुम्हारा ही अभी सब इनको दे दो क्योंकि ये नहीं लिख रहे हैं कुछ, या एग्जाम्पल्स वगैरह भी नहीं लिख रहे। इनको ऐसी मेमोरी, इतनी स्ट्रॉन्ग सुपर मेमोरी है इनकी। ओके, सिद्धार्थ के अकाउंट्स के मार्क्स पता है क्या किसी को? फाउंडेशन के उसके सिद्धांत
पता है किसी को? हाँ, 82 मार्क्स है उसको फाउंडेशन अकाउंट्स में। सो ऑब्जर्व हिम, वो क्या कर रहा है, वो जो कर रहा है उससे ही हमें भी 82 आने वाले। सो सिद्धांत क्या करना है इनको भी बताओ। इनको भी 82 आए तो चलेगा ना तुम्हें? हाँ चलेगा उसको। हाँ फिर बताओ क्या करना है 82 आने के लिए? नहीं नहीं, वो तो आगे का, वो तो मैं तुम्हारा इंटरव्यू लेने वाली हूँ। अभी क्लास में क्या करना है बताओ। तुम क्या कर रहे थे वो बताओ, वो भी करेंगे फिर। उनको भी चाहिए, देखो 82 सब ने निकाला पेन पेंसिल। हाँ तो उसको चार्ट में कर दिया, शॉर्ट में कर दिया, शॉर्ट में कर दिया तुमने। हाँ हाँ ओके ओके। सो TDS अगेंस्ट इनकम आर ऑपरेटिंग कैश आउटफ्लोज। हाँ हाँ करेक्ट। सो TDS ऑन इनकम is equal to operating cash outflow, and TDS on हाँ income from investing is investing outflow, correct. So TDS on operating income is operating cash outflow, and TDS on investing income is investing cash outflow. मैं लिखूं क्या आपके साथ? यहाँ पर TDS on operating income and TDS on इन्वेस्टिंग इनकम। तो TDS बेसिकली इनफ्लो है क्या आउटफ्लो है? हाँ तो TDS ऑन ऑपरेटिंग इनकम इज आउटफ्लो अंडर, हाँ तो वो ऑपरेटिंग आउटफ्लो ऐसे लिखूं? हाँ एंड वो TDS ऑन इन्वेस्टिंग इनकम, इन्वेस्टिंग ऑन। एंड पहले तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ही कंफ्यूज रहते हैं हाँ कि मैम वो आउटफ्लो कैसे हुआ TDS। तो क्यों आउटफ्लो है? क्योंकि पहले 10,000 आएंगे फिर 1,000 जाएंगे, ऐसे बुक्स में दिखाना है। बट फिजिकली हाथ में डायरेक्टली 9,000 आने वाले, बट बुक्स में दिखाते वक्त आपको दिखाना पड़ेगा ना कि आपने टैक्स पे किया है ये 1,000। सो जब आप फाइनल टैक्स पे करते हो खुद के जेब से, तब आप गवर्नमेंट को दिखाते हो कि देखो पहले से ही मैंने आपको पे करके रखा था। ओके तुमने मुझे जो अमाउंट दी वो पहले तुम्हारा शेयर लेके दी थी ना, तो वो सब TDS माइनस करके अभी मैं अमाउंट तुम्हें पे करूँगा फाइनल। जो आप जुलाई एंड सितंबर में टैक्स रिटर्न्स फाइल करोगे, तो जो क्लाइंट की टैक्स पेएबल की अमाउंट आएगी उससे आप एडवांस टैक्स माइनस करोगे एंड ये TDS भी माइनस करोगे। ओके सो एक फॉर्म 26AS करके होता है इनकम टैक्स के वेबसाइट पे लॉगिन करने के बाद। तो उस टैक्स पेयर का लॉगिन करने के बाद उसके कितने TDS किसने किसने किए हैं वो पूरी लिस्ट मिलती है। जितने इन्वेस्टमेंट्स ज़्यादा उतना वो फॉर्म 26 ऐसे 20 पेज का वगैरह। मतलब अभी अंबानी का वगैरह आपको टैक्स रिटर्न फाइल करना है तो इमेजिन करो वो हैंग ही होगा वेबसाइट। AS26 नहीं 26AS फॉर्म जो होगा कितना बड़ा होगा उनका, जिनके इन्वेस्टमेंट्स इतने होंगे, सबका इंटरेस्ट अर्न्ड होगा, सबके TDS होंगे, तो कितनी बड़ी लिस्ट होगी ना TDS की। तो समझ में आ रहा है? सो यही छोटे टैक्स पेयर का बहुत कम होगा, मतलब हाफ पेज में ही खत्म होता है वो फॉर्म। तो छोटे CA फॉर्म में ऐसे क्लाइंट्स मिलेंगे फिर आपको।
सो थोड़ा मिड साइज में जाना है। एंड आपका अगर कंफर्म है कि नहीं मुझे मैम सिर्फ इनकम टैक्स ही पसंद आया है, मुझे लाइफ में दूसरा कुछ नहीं करना, तो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ही 2 साल काम करो बिग 4 में। एंड सीए होने के बाद वहाँ ही स्पेशलाइजेशन करो ना। सो आपने अगर आगे जाके प्रैक्टिस भी स्टार्ट की तो मेरा इनकम टैक्स में स्पेशलाइजेशन है, आप इनकम टैक्स का कौन सा भी केस लेके आ जाओ 2 मिनट में सॉल्यूशन। सो ऐसे स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हो, ऐसे कुछ नहीं है कि सब कुछ आना ही चाहिए। सो क्या होता है, आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स को लगता है कि ये सीए कर रहा है ना, मेरा टैक्स रिटर्न फाइल करके दो, तो ऐसे नहीं होता, सब नहीं फाइल कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं भी मेरे हस्बैंड को बताऊंगी टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए, वो प्रैक्टिसिंग सीए है तो, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट्स उनके पास रहते हैं। बट आपके रिलेटिव्स को क्या लगता है, हाँ सीए है ना ये, तो ये फाइल कर सकता है, इसको जीएसटी का पता होगा। एंड शायद आप ऑडिट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, सो ऑडिट डिपार्टमेंट में ऑडिट करते वक्त आपको ये करना पड़ता है कि इसने टीडीएस किया है या नहीं, इस कंपनी ने इनकम टैक्स पे किया है या नहीं किया, जीएसटी पे किया है या नहीं किया, ये आप चेक करते हो ऑडिट में। बट इतना इन डेप्थ नॉलेज नहीं रहता कि कल जो अमेंडमेंट हुई वो आज पता है आपको। क्यों नहीं पता, क्योंकि वो आपको लगती ही नहीं है ना अमेंडमेंट, तो क्यों पता होंगी। सो जो प्रैक्टिस करते हैं उनको पता होगा ना वो। ओके, सो ऐसे स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। सो आपको ऐसे हो सकता है, हाँ, जब आप सीए कर रहे हो एंड फ्रेंड्स रिलेटिव्स आ गए एंड आपको वो नहीं पता है प्रोविजन, तो ऐसे डिमोटिवेट या सेल्फ कॉन्फिडेंस लो मत करो, अरे मैं सीए का स्टूडेंट हूँ और ये मुझे पता ही नहीं। आज उन्होंने मुझे इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेश्चन पूछा कि मुझे एक फ्लैट खरीदना है और 3 साल के बाद सेल करना है, तो मुझे टैक्स सेविंग कैसे करना है, और मुझे आंसर नहीं आया देने को। ठीक है, नहीं आया क्योंकि नहीं है ना उसमें इंटरेस्ट, इसलिए आपने पढ़ा ही नहीं उसके रिलेटेड। ठीक है, बट अभी ऑप्शन है, अभी इंटरेस्ट आना ही चाहिए उसमें। सो अभी के लिए तो पढ़ना पड़ेगा, बट सीए होने के बाद ऐसे किसी ने आपको पूछा डायरेक्टली तो आपको पहले जाके इंटरप्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि सब लर्न नहीं होगा। एंड आपको इंटरेस्ट नहीं है तो फ्रेंड्स का नंबर दो जो कर रहा है उसमें काम। ठीक है, सो टीडीएस पहले तो आउटफ्लो कैसे हुआ समझ में आ गया क्या? हाँ, एंड अभी आप शॉर्ट नोट्स निकालोगे खुद से। हाँ, मैंने कल शायद बोला था हाइलाइटर लेके बैठो, आज नहीं बोला तो? हाँ हाँ, ओके, बट ऐसे शॉर्ट में भी करो, वो मैंने बताया नहीं ना, ऐसे शॉर्ट में करो। देन टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स अगेंस्ट एक्सपेंसेस आर ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो if concerned expenses are operating expenses, and financing cash inflow if the concerned expenses are financing expenses. example interest paid, हमेशा वो financing expense का ही example देते हैं। ओके, सो इसको शॉर्ट में कैसे करना है? TDS on operating expenses एंड दूसरा TDS ऑन फाइनेंसिंग, क्योंकि इन्वेस्टिंग का तो इनकम ही होगा ना, इंटरेस्ट अर्न डिविडेंड अर्न। ओके, इंटरेस्ट पेड डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग एक्सपेंस हुआ ना, TDS ऑन फाइनेंसिंग एक्सपेंसेस। सो देखो, जब आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ था कंपनी से तो आपके लिए वो इंटरेस्ट इनकम था, बट उनके लिए वो एक्सपेंस है। ओके, अगर जिस कंपनी से आपको इंटरेस्ट मिला है वो कंपनी है मुथूट फाइनेंस, मतलब वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो उनके लिए यही काम है, तो वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है उनके लिए। तो वो कैसे दिखाएंगे? आउटफ्लो 10,000, इनफ्लो 1000। ठीक है, सो वो उनका एक्चुअली आउटफ्लो 9000 का हुआ है, एंड फिर जो गवर्नमेंट को वो 1000 पे करेंगे वो उनके इससे कुछ नहीं हो रहा है। उनके इससे कितना जा रहा है? 10,000 ही जा रहा है। वो कैसे जा रहा है? 10,000 आपने दिखा दिया ना, कहाँ पर दिखाओगे? ऑपरेटिंग एक्सपेंस में। मुथूट फाइनेंस कैसे दिखाएगी?
ऑपरेटिंग में कैश आउटफ्लो दिखाएगी 10,000 एंड वहां पर ही इनफ्लो दिखाएगी ऑनफ्लोज हुआ ना वो। सो ये एग्जाम्पल भी लिखो, इजी जाएगा ना मुथूट फाइनेंस का। आउटफ्लो 10,000 1,000 का एग्जाम्पल्स ये करो, ये ऑपरेटिंग इनफ्लो हुआ। एंड वो पैसे उन्होंने गवर्नमेंट को दिए हैं, इनफ्लो मतलब उनके पास नहीं है। सो इनकम टैक्स पेड में जो इनकम टैक्स पे होगा वो उनका खुद का इनकम टैक्स पे होता है, वहां से नहीं जाएगा वो। ये टैक्स किसका है? उस डिबेंचर होल्डर का है, मुथूट फाइनेंस का टैक्स नहीं है ये, ठीक है। सो आपको पेमेंट करते वक्त आपने 9,000 का ही पेमेंट किया, किसको? डिबेंचर होल्डर को, क्योंकि आपके गवर्नमेंट ने आपको ऐसे करने को बोला है कि उसका इनकम 10,000 है क्या, फिर आप वो आउटफ्लो में पूरा 10,000 दिखाओ, क्योंकि आपका इंटरेस्ट पेमेंट 10,000 का है, ओके। बट बाइफरकेशन कैसे है? 9,000 डिबेंचर होल्डर को, 1,000 गवर्नमेंट को। सो जाते वक्त 10,000 ही गया है, सो आउटफ्लो में 10,000 ही दिखाया आपने, एंड इनफ्लो 1,000 का मतलब क्योंकि वो गवर्नमेंट को जाएगा इसलिए। एंड ये फाइनेंसिंग एक्सपेंस, अभी मुथूट फाइनेंस में नहीं थे आपके डिबेंचर, नॉर्मल कंपनी में थे, ओके। टाटा मोटर्स कंपनी के डिबेंचर्स थे, तो वो नॉन फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन है ना, तो उनके लिए वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, नहीं फाइनेंसिंग एक्सपेंस है ना उनके लिए। वो P&L को डेबिट करेंगे ना, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, इसलिए उनके लिए वो फाइनेंसिंग है, ओके। दोनों P&L को ही डेबिट करेंगे, मुथूट फाइनेंस भी P&L को ही डेबिट करेगा एंड टाटा मोटर्स भी P&L को ही डेबिट करेगा, क्योंकि वो एक्सपेंस है, ओके। बट प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी नहीं है वो टाटा मोटर्स के लिए, उनके लिए तो वो फाइनेंस है। उन्होंने क्या किया? डिबेंचर्स इशू करके पैसे लिए डिबेंचर होल्डर्स से, एंड क्या हुआ? फिर इंटरेस्ट दिया आपको, तो वो क्या हो गया? फाइनेंसिंग इनफ्लो। ये समझ में आ गया इनकम टैक्स का। अभी इंश्योरेंस क्लेम रिसीव, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड अगेंस्ट लॉस ऑफ स्टॉक और लॉस ऑफ प्रॉफिट आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑपरेटिंग कैश इनफ्लोज फॉर ऑल एंटरप्राइजेस, ओके। आपका लॉस ऑफ स्टॉक मतलब कैसे? आग लग गई फैक्ट्री में तो स्टॉक का लॉस हुआ, तो आप इंश्योरेंस क्लेम करोगे, उससे जो इंश्योरेंस क्लेम रिसीव होगा वो कौन सी एक्टिविटी है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। एंड हर रोज आग लगती है क्या? हर रोज चोरी होती है क्या? नहीं। सो थेफ्ट, लॉस अगेंस्ट, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, ओके, लॉस बाय अर्थक्वेक, जो भी आपने नेचुरल कैलेमिटीज के अगेंस्ट इंश्योरेंस निकाला होगा ना, तो वो जो इंश्योरेंस क्लेम रिसीव होता है, द थिंग विच इज नॉट ऑर्डिनरी इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, वो इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, ठीक है। एंड वो ऑपरेटिंग क्यों है समझा आपको? क्योंकि लॉस ऑफ स्टॉक है, ओके। अभी सेकेंड थिंग इज लॉस ऑफ प्रॉफिट, नहीं उसमें ही लॉस ऑफ स्टॉक हुआ ना, अभी उसके ही और लॉस ऑफ प्रॉफिट, ओके। सो इंश्योरेंस क्लेम करके एक टॉपिक था इंटरमीडिएट अकाउंट्स में, कि अगर लॉस, आपके क्लाइंट प्लेस पे आग लग गई फैक्ट्री को, उसने इंश्योरेंस निकाला है, तो उसको अप्लाई करना पड़ेगा इंश्योरेंस कंपनी में। क्यों अप्लाई करना है? क्लेम के लिए, कि देखो आग लग गई, पैसे दो, मैं प्रीमियम भर रहा था ना। तो वो जो क्लेम करना है अमाउंट, कि 1 करोड़ का नुकसान हुआ है मेरा, तो वो 1 करोड़ अमाउंट कैसे निकालनी है, वो उस चैप्टर में था, वो चैप्टर ही
निकाल दिया। ओके, सो अभी आपको नहीं पता कि आपके क्लाइंट के प्लेस पे अगर ऐसे कुछ हुआ तो क्लेम अमाउंट कैसे निकालनी है। फिर अभी इंश्योरेंस कंपनी जो क्लेम बोलेगी कि नहीं 1 करोड़ नहीं, मुझे तो लगता है 80 लाख का ही लॉस है, तो 80 लाख ही मिलेंगे। नहीं तो आपको ओल्ड सिलेबस के नोट्स को प्रिंट करके रखो आपके पास, वो PDF से, उसमें है कैलकुलेशंस वो सारे, क्योंकि उससे रिलेटेड कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है, वो सिर्फ कैलकुलेशन है उसमें। ओके, कि वो अमाउंट, क्लेम अमाउंट कैसे निकालनी है, क्योंकि जो भी लॉस हुआ है वो कितने का लॉस हुआ। ओके, एग्जैक्टली अंदर कितने शर्ट्स थे, कुछ आधे अधूरे जल गए हैं, कुछ वो रिपेयर करके सेल हो सकते हैं कम प्राइस में, कुछ पूरे ही जल गए हैं, कुछ अच्छे हैं, तो वो सब निकालना पड़ता है अमाउंट। ठीक है, एंड ठीक है आपने बताया 1 करोड़ का लॉस हुआ है और इंश्योरेंस कंपनी बोलती है आपकी पॉलिसी ही 50 लाख की है सर, तो आपका भले ही 1 करोड़ का नुकसान हुआ है बट 50 लाख से तो ज़्यादा मिल ही नहीं सकता। सो दैट अमाउंट जो उस चैप्टर में हम कैलकुलेट करते थे, दैट अमाउंट यू नीड टू कंपेयर विद द इंश्योरेंस पॉलिसी अमाउंट। सो अगर वो अमाउंट 1 करोड़ आ गई तो जब पॉलिसी 50 लाख की निकाली है तो इंश्योरेंस कंपनी इज रेडी टू गिव यू 49 लाख कुछ रीजंस की वजह। तो 1 करोड़ की लॉस हुआ है, सॉरी पॉलिसी 1 करोड़ का लॉस है, तो प्रोपोर्शनेट कितनी देगी इंस्टीट्यूट, इंश्योरेंस कंपनी मतलब। सो जब 50 लाख की पॉलिसी निकाली थी तब 49 लाख देने को रेडी थे वो। अभी अगर मैंने 1 करोड़ की पॉलिसी निकाली होती तो कितना देते, वो प्रोपोर्शनेट ही अमाउंट मिलेगी, समझा। तो वो और कम आएंगी, क्योंकि 50 लाख की पॉलिसी है तो पूरा 50 लाख नहीं मिलता है। सो वहाँ पर बहुत सारे कैलकुलेशंस थे। अभी उसी चैप्टर में और एक था लॉस ऑफ प्रॉफिट। सो इस आग लगने की वजह से क्या हुआ, इन्वेंट्री गई ना। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल वैलेंटाइन डे आया है एंड आपके फैक्ट्री में से रेड शर्ट्स ही खराब हो गए हैं एंड वहाँ पर डिमांड है रेड शर्ट, रेड ड्रेस, रेड स्कर्ट, ये वो, रेड 1 पीस, और है ही नहीं आपके पास। तो क्या हुआ, ठीक है दूसरे दुकान से गए आपके क्लाइंट्स, तो आपका प्रॉफिट गया। सो जो प्रॉफिट गया उसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट। ओके, सो लॉस ऑफ स्टॉक जब होता है ना तो उसके साथ ऑटोमेटिक लॉस ऑफ प्रॉफिट होने वाला है। अगर आप इतने स्ट्रांग हो कि हाँ आग लग गई, कल 1000 रेड स्कर्ट्स आ सकते हैं, बड़ा बिजनेसमैन कर सकता है ये, कल तैयार होंगे, परसों 14 फेब है, 13 फेब को 1000 रेड स्कर्ट्स आएंगे मेरे फैक्ट्री में, तो फिर लॉस ऑफ प्रॉफिट नहीं होगा। बट उधर तक पहुंचने के लिए उतना बिजनेस आपको बड़ा करना पड़ेगा ना। सो जनरली क्या होता है, लॉस ऑफ स्टॉक की वजह से लॉस ऑफ प्रॉफिट हो सकता है। सो अगर किसी को लॉस ऑफ प्रॉफिट भी हुआ एंड उसने वो भी पॉलिसी निकाली, वो अलग पॉलिसी है, एक स्टॉक की पॉलिसी होगी, दूसरी लॉस ऑफ प्रॉफिट की पॉलिसी होगी, और वो निकालिए तो उसका भी क्लेम मिलेगा आपको, क्योंकि आपको प्रॉफिट कम हुआ क्योंकि आपके पास वो शर्ट्स नहीं थे, तो वो क्लेम कंपनी दे सकती है इंश्योरेंस का। अगेन कितना अमाउंट देना है वो उस चैप्टर में था। तो ये इसलिए क्या हुआ, सब ऑपरेशंस रिलेटेड इंश्योरेंस क्लेम आपको मिल रहे हैं, इसलिए वो कौन सी एक्टिविटी हो गई, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। एंड ऑर्डिनरी है या एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा। एंड दूसरा देखो क्या है, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड अगेंस्ट लॉस ऑफ फिक्स एसेट आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगेन and investing cash inflows for all enterprises. AS3 requires separate disclosure of extraordinary cash flows, classifying them as cash flow from operating, investing or financing activities as may be appropriate. Yes, so
अभी हम जब फॉर्मेट देखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट का, तो वो ऐसे होने वाला है, ऑपरेटिंग, फिर उसके बाद इन्वेस्टिंग, फिर उसके बाद फाइनेंसिंग। ओके, ये सीक्वेंस चेंज नहीं करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आप ऐसे नहीं मैम मुझे 2 पहले बोलना है फिर 1, ऐसे नहीं करते हो आप। ओके, 1 2 3 4 5 6 ही सीक्वेंस है। तो वैसे ही कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट अगेन कंपनीज एक्ट में दिया हुआ है। तो एक्ट है मतलब लॉ है, लॉ है मतलब फॉलो करना है। सो आपको क्या करना पड़ेगा, उसी सीक्वेंस में लिखना पड़ेगा। ऊपर क्या लिखोगे, ऑपरेटिंग, देन इन्वेस्टिंग एंड देन फाइनेंसिंग। ठीक है, सो वो बोल रहे हैं कि ऐसे जब आप ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग लिखते हो ना, तब उसमें ये जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स है, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, वो अलग से लिखना है। तो ही, क्योंकि उसका नेचर ही अलग है ना, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, तो ऑर्डिनरी के साथ उसको कंबाइन नहीं करना है। करेक्ट। सो एक हमने स्किप किया था क्या पैराग्राफ, वो नेट कैश फ्लोज। वो चार्ट क्या है देखो, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग समझा है आपको। आपको डायरेक्ट मेथड किसके अंडर दिख रही है, तीनों के अंडर, बट ऑपरेटिंग में और एक मेथड है, इनडायरेक्ट भी है, बट इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग के लिए सिर्फ एक ही मेथड है, डायरेक्ट। सो कैश फ्लो टाइप डिपेंड्स ऑन द बिजनेस ऑफ द एंटरप्राइज एंड अदर फैक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल, सिंस प्रिंसिपल बिजनेस of financial enterprises consists of borrowing, lending and investing, loans given and interest earned are operating cash flows for financial enterprises and investing cash flows for other enterprises. So loan given वो financial के लिए क्या हुआ, operating, lending, investing वही काम है ना उनका, but for other enterprises it is investing. A few typical cases are discussed below. वो केसेस हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। सो आपको क्या याद रखना है उस चार्ट में से, कौन से एक्टिविटी को 2 मेथड्स हैं, ऑपरेटिंग, एंड वो 2 मेथड्स के नाम डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। सो 2.7 में दिए हैं वो, नेट कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैन बी रिपोर्टेड आइदर एज डायरेक्ट मेथड और एज इनडायरेक्ट मेथड। सो यहाँ पर चॉइस नहीं है, हाँ मैम, कि मैम मैं सिर्फ डायरेक्ट ही सीखता हूँ, वो इजी है। यहाँ पर आइदर आपको क्वेश्चन में दिया कि प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट बाय इनडायरेक्ट मेथड, तो फिर तो आप, इसका मतलब चॉइस है क्या, आपको दोनों मेथड्स आने चाहिए। ओके, एंड अदर थिंग, कभी कभी वो मेथड बताते नहीं है क्वेश्चन में, बट आपको डेटा ऐसा देंगे कि उससे सिर्फ आप इनडायरेक्ट मेथड से ही निकाल सकते हो। सो मतलब चॉइस नहीं है, आपको दोनों मेथड्स आने चाहिए, आप कौन सा भी मेथड ऑप्शन में नहीं रख सकते। इन डायरेक्ट मेथड वी टेक द ग्रॉस रिसीट्स फ्रॉम सेल्स। ओके, सो कैश सेल्स लेते हैं हम, ग्रॉस रिसीट्स फ्रॉम सेल्स को आप लिख सकते हो कैश सेल्स। देन ग्रॉस रिसीट्स फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स, मतलब कैश फ्रॉम डेटर्स, एंड अदर ऑपरेटिंग inflows subtracted by gross payments for purchases, मतलब कैश परचेसेस लिख सकते हो वहाँ पर, पेमेंट टू क्रेडिटर्स एंड अदर एक्सपेंसेस, ये सब माइनस करना है, सब्ट्रैक्टेड मतलब। सो क्या क्या लिखा आपने, कैश सेल्स, कैश फ्रॉम डेटर्स, एंड लेस में क्या लिखा, कैश परचेसेस, कैश पेड टू क्रेडिटर्स, उसके बाद अदर एक्सपेंसेस, बट इग्नोर कौन से करने हैं, नॉन कैश ना, इग्नोरिंग ऑल नॉन कैश आइटम्स लाइक हमने देखे थे ना कल नॉन कैश आइटम्स, डेप्रीसिएशन एंड प्रोविजंस। सिर्फ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या कौन सी भी प्रोविजन, कौन सी भी प्रोविजन नॉन कैश आइटम है। सो सब्ट्रैक्ट करते वक्त आपको एक्सपेंसेस सब्ट्रैक्ट करने हैं, पेमेंट टू क्रेडिटर्स सब्ट्रैक्ट करना है, कैश परचेसेस सब्ट्रैक्ट करने हैं आपको, करेक्ट। बट एक्सपेंसेस सब्ट्रैक्ट करते वक्त, डिडक्ट करते वक्त आपको क्या डिडक्ट नहीं करना, नॉन कैश एक्सपेंसेस। वो कौन से हैं, डेप्रीसिएशन है, प्रोविजन।
क्लियर हुआ डायरेक्ट मेथड? इसलिए मैंने बताया यही इजी है। क्या करना है मतलब आपको? कैश सेल्स, कैश फ्रॉम डेटर्स, और कुछ इनकम सोर्स है क्या? नहीं। ऑपरेटिंग के अंडर इंटरेस्ट रिसीव वगैरह है, बट वो ऑपरेटिंग नहीं है ना हमारे लिए। तो ऑपरेटिंग के अंडर देखो इनकम, बिजनेस करना है तो सोचो हाँ 2 बार पहले, इनकम सोर्स इतने ही है। कैश सेल्स, कैश फ्रॉम डेटर्स, कैश फ्रॉम सर्विसेज रेंडर्ड। आप एक तो गुड सेल कर सकते हो, नहीं तो सर्विस दे सकते हो, बस। अभी एक्सपेंस की लिस्ट देखो, माइनस सब P&L के एक्सपेंसेस, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, इंटरनेट चार्जेस, जनरल ऑफिस एक्सपेंसेस, रिपेयर्स, मेंटेनेंस, ओके, जनरल स्नैक्स एक्सपेंसेस। सो वो लिस्ट खत्म ही नहीं होने वाली। आपका अगर ऐसे बिजनेस है जिसमें एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है तो वो, आपका ऑफिस जिस बिल्डिंग में होगा उसका मेंटेनेंस देना पड़ेगा ना आपको, सोसाइटी मेंटेनेंस। मतलब खर्चे की लिस्ट बहुत है, इनकम सोर्स एक ही है। या आपने बिजनेस नहीं किया, आपने जॉब किया, तो भी सोर्स सैलरी, और आपके खर्चे देखो फिर कितने हैं। ओके, सो आपको इसलिए रिसोर्सेस कम है, आप इकोनॉमिक्स में सीखते हो वो। तो डायरेक्ट मेथड में तो ऐसे ही करना है, ये सब इनकम माइनस वो पेमेंट, सारे एक्सपेंसेस एंड पेमेंट टू क्रेडिटर्स, कैश परचेसेस। सिर्फ क्या माइनस नहीं करना है? डेप्रिसिएशन एंड प्रोविजन। अभी इनडायरेक्ट मेथड देखो, इनडायरेक्ट नाम में ही है कि आपको इनडायरेक्टली कैश फ्लोज निकालने हैं। अंडर विच एक्टिविटी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। In indirect method we start from the net profit और loss figure। तो वो फिगर कहाँ से मिलती है? P&L अकाउंट, करेक्ट, वहाँ से स्टार्ट करना है आपको। एंड क्या एलिमिनेट करना है? देखो अभी ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट हुआ है। सो जिसको भी नींद आ रही है कुछ तो लिखो। यही सेंटेंस फिर से लिखा तो भी चलेगा, बट लिखते रहो। आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू ब्रेक टुडे। ओके, सो लिखते रहो, पानी पियो, मेरे जैसे बोलो जोर जोर से। सो ये सारे एक्टिविटीज है टू रिमूव योर नींद। सो इन इनडायरेक्ट मेथड वी स्टार्ट फ्रॉम द नेट प्रॉफिट और लॉस फिगर, वो मिलती है P&L अकाउंट से, एंड एलिमिनेट द इफेक्ट्स ऑफ एनी नॉन कैश आइटम्स। सो कॉमा कॉमा करके आगे है बहुत कुछ, बट वो कॉमा कॉमा बाद में देखते हैं। आपको इफेक्ट एलिमिनेट करना है किसका? नॉन कैश आइटम का। नॉन कैश आइटम आपको पता है डेप्रिसिएशन है, प्रोविजंस। सो जो नेट प्रॉफिट आपको P&L से मिलता है वो आने के लिए फिगर आपने सेल्स, फिर ग्रॉस प्रॉफिट, हाँ, डेप्रिसिएशन एंड प्रोविजंस जो लेस करके नेट प्रॉफिट आया था। तो अभी क्या करना पड़ेगा इफेक्ट एलिमिनेट करने के लिए? एड बैक। तो आप बाजू में लिख सकते हो ना, स्टार्टिंग पॉइंट क्या था आपका? नेट प्रॉफिट, उसमें क्या ऐड करना है? नेट प्रॉफिट और लॉस के केस में भी ऐड ही करना है। सो ऐड क्या करना है? ऐड डेप्रिसिएशन ना, और क्या? सो ये ऐड बैक करने के बाद उसके इफेक्ट्स एलिमिनेट हो गए क्या? हाँ, तरी ऐड लॉस बढ़ जाएगा ना उससे, आप जब ऐड करते हो। डेप्रिसिएशन जब आपने लेस करके लॉस आया तो वो अगर 100 है तो वो ऐड किया तो लॉस बढ़ जाएगा। फिर इफेक्ट क्या हो रहा है? वो एलिमिनेट करना है आपको इफेक्ट।
ये दोनों बोल रहे लॉस हुआ है तो सब्ट्रैक्ट करना है डेप्रीसिएशन एंड प्रोविजन। लॉस अगर 100 है, डेप्रीसिएशन 20 है। चलो पहले प्रॉफिट का देखते हैं। प्रॉफिट 100 है, डेप्रीसिएशन 20 है, तो मतलब आपको एक्चुअल कैश प्रॉफिट 120 का हुआ है। कैश प्रॉफिट 120 से डेप्रीसिएशन लेस करने के बाद 100 आपका नेट प्रॉफिट है एज पर P&L। ओके, अभी आपको लॉस हुआ है 100। ओके, कैश लॉस मतलब उतना कम कैश मिली आपको, और 20 डेप्रीसिएशन है, तो एक्चुअल लॉस आपको 80 का हुआ है। कैश लॉस 80 का। हाँ, सो और मत लिखो वहाँ पर। सो नेट प्रॉफिट के केस में वो ऐड होगा एंड नेट लॉस के केस में वही माइनस करना है। सो और प्रॉफिट लिख रहे, नेट लॉस का अलग से लिख दो ना, फिर लॉस का एक भी एग्जाम्पल नहीं है, एक भी क्वेश्चन नहीं। नेट लॉस के केस में लेस करना पड़ेगा। क्या लेस करना है? इन शॉर्ट, इसलिए तो उन्होंने क्या दिया, एलिमिनेट द इफेक्ट्स ऑफ नॉन कैश आइटम्स। अच्छा हुआ नेट लॉस की वजह से सब जाग गए। So we start from the net profit or loss figure, eliminate the effect of any non-cash items, investing items and financing items from such profit figure. So investing items, हाँ, earned. So interest earned eliminate करना है क्योंकि वो ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, तो इंटरेस्ट earned क्या करोगे, ऐड या लेस? हाँ, नहीं, सिर्फ प्रॉफिट का ही करते हैं पहले। सो जब आपका नेट प्रॉफिट P&L में आया था तब इंटरेस्ट अर्न्ड आपने P&L को क्रेडिट किया था। हाँ, लेस करेक्ट। सो नेट लॉस को मैं जरा बाजू में रख देती हूँ। हाँ, प्राजक्ता। ओके, वो कंफ्यूजिंग हो सकता है जब नेट लॉस का अगर क्वेश्चन आया ना तो हम करते हैं तब। एक तो फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं, उसमें दोनों एक साथ नहीं। लेस इंटरेस्ट अर्न्ड, तो ये आपने क्या एलिमिनेट किया? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। एक ही होता है क्या ये? डिविडेंड। कौन सी मेथड इजी है, समझ में आ रहा है ना आपको? डायरेक्ट मेथड 2 मिनट में हुई, उनकी 4 लाइंस में खत्म हुई। ओके, और किसके इफेक्ट्स आपको एलिमिनेट करने हैं इन्वेस्टिंग के बाद? फाइनेंसिंग के, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड। सो वो आपने P&L को डेबिट किए हैं ना, तो अभी क्या करोगे? लेस हुए थे तो ऐड बैक करने पड़ेंगे। आपको प्रोजेक्टर चाहिए क्या, जो मैं एक्सेल में लिख रही हूँ? देखना है आपको क्या लिख रही हूँ? ठीक है ना? हाँ। सो इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, P&L को डेबिट हुआ रहेगा। नेट प्रॉफिट जो आया वो, तो वो माइनस करके नेट प्रॉफिट आया तो वो ऐड करो। सो ऐड में मैंने लिखा इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड। सो वही आगे सेंटेंस है, क्या चेक करो। सो एलिमिनेट दिस investing items, financing items from such profit figure, that is all such expenses like depreciation, provisions, interest paid, loss on sale of asset etc. So loss on sale of asset non cash item है ये ना. So loss on sale of asset, sale of asset is investing activity, but जो loss होता है वो आप P&L को डेबिट करते हो. So माइनस किया था आपने नेट प्रॉफिट निकालते वक्त, तो उसको भी ऐड. सो ऐड के लिस्ट में लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट. अभी दूसरी केस गेन भी हो सकता है ना, आपने एसेट सेल किया और प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, वो आप P&L को क्रेडिट करते हो ना, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट. तो अभी क्या करना पड़ेगा? लेस, क्योंकि वो क्या है, कौन सी एक्टिविटी है वो? इन्वेस्टिंग. अभी हमारा ऑपरेटिंग चल रहा है,
एंड ऑपरेटिंग का कौन सा मेथड चल रहा है? इनडायरेक्ट। करेक्ट। दिस इज प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट एक्सेट्रा आर एडेड। तो ये सब ऐड करना था, वो बोल रहे थे। चेक करो ऐड किया है क्या। डेप्रिसिएशन, प्रोविजंस, इंटरेस्ट पेड, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट एक्सेट्रा आर एडेड एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड एक्सेट्रा आर डिडक्टेड। एडजस्टमेंट फॉर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल आइटम्स आर ऑल्सो मेड ignoring cash and cash equivalent to reach the figure of net cash flow. वर्किंग कैपिटल चेंजेस, किसी को वर्किंग कैपिटल मतलब फॉर्मूला पता है क्या? करेक्ट। कैसे बता दो मैं? इन सब का फाउंडेशन ही हुआ है। डायरेक्ट एंट्री से नहीं है ये। ओके, सो कैपिटल का फॉर्मूला इज एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। आप लिख सकते हो, आपको पता नहीं है तो। कैपिटल इज इक्वल टू सिर्फ एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट्स लेस करंट लायबिलिटीज। ठीक है। सो वो क्या बोल रहे हैं, ये तो आपने कर दिया एडलेस। इसके साथ एडजस्टमेंट फॉर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल आइटम्स आर ऑल्सो मेड। सो मुझे बताओ, करंट एसेट्स में वो ये भी आएगा ना, कैश इन हैंड, डिमांड डिपॉजिट्स, इन्वेस्टमेंट्स रिगार्डेड एज कैश इक्विवेलेंट। तो उसको इग्नोर करने आए हैं क्या? पढ़ो सेंटेंस। हाँ, इग्नोर करना। एडजस्टमेंट्स फॉर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल आइटम्स आर ऑल्सो मेड इग्नोरिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स टू रीच टू द फिगर ऑफ नेट कैश फ्लो। मतलब ये सब एडलेस होने के बाद वर्किंग कैपिटल के भी चेंजेस करने हैं आपको। वर्किंग कैपिटल मैंने क्या बताया आपको? करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज। नाउ फॉर एग्जाम्पल आपने क्रेडिटर्स को पेमेंट किया, तो वो इनफ्लो है या आउटफ्लो? आउटफ्लो। मतलब माइनस करना पड़ेगा ना ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से। हमारा ऑपरेटिंग ही चल रहा है। जब आप क्रेडिटर्स को पेमेंट करोगे तब जर्नल एंट्री क्या करोगे? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। तो ये एंट्री जब आपने की तो P&L को कुछ हिला ही नहीं ना, P&L कुछ नहीं इफेक्ट हुआ। क्रेडिटर्स को क्यों पेमेंट करोगे? क्योंकि पहले आपने क्रेडिट पे परचेस किया था। सो तब एंट्री हुई थी परचेसेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। सो वो परचेसेस आए हुए हैं आपके ट्रेडिंग अकाउंट में, वहां से P&L में, वहां से नेट प्रॉफिट में। ठीक है। सो इसलिए इसका इफेक्ट बाकी रह गया ना। फिर कैश का फ्लो तो हुआ, आउटफ्लो हुआ, इसलिए वो बोल रहे हैं ये सब होने के बाद उसके भी इफेक्ट देने हैं आपको। पेमेंट टू क्रेडिटर्स, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। सो सेल जब किया, क्रेडिट सेल हुआ रहेगा ना, तब डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सो जब क्रेडिट सेल हुए थे तो वो सेल्स में गए थे, वहां से ग्रॉस प्रॉफिट में, वहां पे नेट प्रॉफिट में। ओके। सो इसके भी इफेक्ट्स आपको देने हैं। वो कैसे देने हैं आगे नीचे फॉर्मेट है, उसमें समझेगा आपको। ओके। सो अभी मुझे बताओ, यहाँ तक हम आ गए। नाउ डायरेक्ट मेथड इज प्रीफर्ड ओवर इनडायरेक्ट बिकॉज direct method gives us the clear picture of various sources of cash inflows and outflows which helps in estimating the
फ्यूचर कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज। डायरेक्ट मेथड इज प्रीफर्ड क्योंकि वहाँ से आपको डायरेक्टली समझ में आ रहा है। सो डायरेक्ट मेथड से आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट है एंड आपको किसी ने पूछा एनालाइज करते वक्त कि आपको डेटर्स से कितना कैश मिला है, तो आप फास्ट आंसर कौन से मेथड से दे पाओगे? डायरेक्ट। आप ओनर हो, आपके अंडर एक सीए है, फाइनेंस हेड, वो सीए आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट दे रहा है, उसने आपको डायरेक्ट मेथड से बनाया हुआ कैश फ्लो स्टेटमेंट दिया तो आपको फास्ट समझेगा ना आपके कंपनी में क्या चल रहा है। ओके मेरे कैश सेल्स इतने हुए हैं, डेटर्स से मुझे इतना आया है, मतलब नेक्स्ट ईयर भी उतना ही अगर मेरा सेल हुआ तो उतनी कैश आ सकती है, इतना ही कैश सेल हुआ तो। ओके बट इनडायरेक्ट मेथड से पहले नेट प्रॉफिट इसमें ये क्या ऐड किया है, फिर वो आगे का तो मैंने बताया ही नहीं। आपने ऐड किया इंटरेस्ट रिसीव्ड, सॉरी इंटरेस्ट पेड, वहाँ पे ऐड करना है एंड फाइनेंसिंग से लेस करना है वो, क्योंकि फाइनेंसिंग का आउटफ्लो है वो। एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड ये P&L को क्रेडिट किया था तो वो माइनस किया आपने ऑपरेटिंग निकालते वक्त, एंड इन्वेस्टिंग में इनफ्लो दिखाना पड़ेगा वो वही अमाउंट इंटरेस्ट रिसीव्ड। इसलिए इनडायरेक्ट मेथड इज नॉट प्रीफर्ड। डायरेक्ट मेथड से मैनेजमेंट को जल्दी समझेगा ना। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मेट देखो कितना इजी है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंडर आपको सिर्फ लिखते रहना है, कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ सर्विसेज, हो गए रिसिट्स। फिर पेमेंट्स, पेमेंट फॉर कैश परचेसेस, पेमेंट टू ट्रेड पेबल्स, पेमेंट फॉर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लाइक पावर रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, पेमेंट फॉर वेजेस एंड सैलरीज, पेमेंट फॉर इनकम टैक्स, खत्म। एंड देन एडजस्टमेंट फॉर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, आइदर इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड है तो इनफ्लो, कुछ आपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेमेंट्स किए हैं तो आउटफ्लो। आप खुद इंश्योरेंस कंपनी हो तो आप इंश्योरेंस क्लेम पे करोगे तो आपके लिए वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, आप वही काम करते हो। ओके लोगों के इधर आग लगती है फिर हम इंश्योरेंस क्लेम देते हैं, यही काम है हमारा, क्योंकि हम इंश्योरेंस कंपनी हैं। तो हमारे लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, हमारे लिए ऑर्डिनरी है, आग लगना ऑर्डिनरी है हमारे लिए, तो वो हमारे लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी है एंड वो ऑर्डिनरी है। बट आपको वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लग रहा है तो आप उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स में दिखाओगे एंड देन यू विल कम टू नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अभी यही इनडायरेक्ट मेथड का देखो कैसे दिख रहा है, कौन सा मैनेजमेंट को समझ में आएगा जल्दी, इसलिए डायरेक्ट मेथड इज प्रीफर्ड ओवर इनडायरेक्ट। बट ये इजी है तो बीकॉम लेवल का हो जाएगा। सो एग्जाम में विच मेथड इज प्रीफर्ड? करेक्ट, क्योंकि डायरेक्ट मेथड का क्वेश्चन सिर्फ 5 मार्क के लिए आता है, क्योंकि कुछ करना ही नहीं है ना। ये क्या लिखना है, कैश सेल्स, कैश फ्रॉम डेटर्स, ये लिखने के लिए सीए इंटरमीडिएट का स्टूडेंट लगेगा ही नहीं। ये तो जो सिर्फ FY BCom कर रहा है वही लिख देगा ना। ये तो क्या जर्नल एंट्री से आपने कैश सेल्स वगैरह समझ में आ ही जाता है। सो एग्जाम में इनडायरेक्ट मेथड आने वाली है। सो इनडायरेक्ट मेथड में स्टार्टिंग पॉइंट उसने क्या बताया था, नेट प्रॉफिट। ओके सो नेट प्रॉफिट ऐसे P&L अकाउंट डायरेक्टली नहीं देने वाले हैं, वो आपको बैलेंस शीट दी जाएगी करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर की फिगर्स। सो करंट ईयर का बैलेंस इज क्लोजिंग एंड प्रीवियस ईयर का ओपनिंग। सो रिजर्व्स एंड सरप्लस आपने सुना होगा, थोड़ा सा फॉर्मेट किया था हमने कंपनी का। शेयर होल्डर्स फंड्स के अंडर शेयर कैपिटल एंड रिजर्व सरप्लस के अंडर वो P&L होगा ना, P&L का बैलेंस। तो P&L का करंट ईयर का बैलेंस दैट इज क्लोजिंग एंड प्रीवियस ईयर का बैलेंस इज ओपनिंग एंड उसका डिफरेंस इज नेट प्रॉफिट फॉर करंट ईयर। सो नेट प्रॉफिट फॉर करंट ईयर ऐसे निकालना है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग बैलेंस। बट वो एक्यूमुलेटेड करते जाते हैं ना हम। जो नेट प्रॉफिट आता है वो सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप नहीं है कैपिटल में ऐड करने के लिए। उनके केस में वो डायरेक्टली कैपिटल में ऐड होता है ना। अगर पार्टनर्स है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में जाता है, सोल प्रोप्राइटर है तो आप कैपिटल में ऐड करते हो।
यहाँ पर कंपनी का चल रहा है। कंपनी के केस में नेट प्रॉफिट शेयर कैपिटल में ऐड करोगे क्या? नहीं, तो वो रिजर्व सरप्लस के अंडर जनरल रिजर्व, बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रिवैल्यूएशन रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, ऐसे अनेक और बहुत सारे रिजर्व्स होते हैं। रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंडर आपको ये बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस ऐसे मिलेगा बैलेंस शीट से, लास्ट ईयर की एंड करंट ईयर की। तो लास्ट ईयर का जो बैलेंस इन P&L होगा वो एक्यूमुलेटेड बैलेंस है अभी तक का। ओके, वो बैलेंस है, मतलब उससे आपने डिविडेंड पे नहीं किया, कंपनी ने उसके पास ही रखा है वो बैलेंस, तो वो ओपनिंग हुआ, उसमें प्रॉफिट ऐड करके क्लोजिंग आता है, क्लोजिंग बैलेंस बैलेंस शीट में। तो आपको जो स्टार्ट करना है, तो आपको क्या कह दिया रहेगा क्वेश्चन में? बैलेंस शीट कंपैरेटिव फिगर, बैलेंस शीट विथ 2 कॉलम्स। करंट ईयर का है, प्रीवियस का, और वो कुछ बताएंगे नहीं इसमें से ओपनिंग क्लोजिंग क्या है, आपको ढूंढना है क्लोजिंग करंट ईयर का, उससे आप माइनस करोगे प्रीवियस ईयर का, देन यू विल गेट नेट प्रॉफिट, फिर वो एडलेस स्टार्ट करना है। रिवर्सल ऑफ इफेक्ट्स ना ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन। सो आपने पार्टनरशिप में देखा होगा कि जो नेट प्रॉफिट आता है P&L से, वो डायरेक्टली कैपिटल में नहीं जाता, वो जाता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को। वहाँ से जो ओनर्स को देना है, मतलब पार्टनर्स को सैलरी देनी है, पार्टनर्स को कमीशन देना है, तो वो सारी चीज़ें P&L एप्रोप्रिएशन में डेबिट हो गए, फिर जो प्रॉफिट बचता है वो कैपिटल में जाता है। ठीक है, सो वो इफेक्ट्स रिवर्स करने हैं। रिवर्सल आपने लिखा ना, एडलेस। उसके बाद प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। प्रोविजन क्या है? नॉन कैश आइटम। सो जो आपने प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स प्रोविजन करके रखी है वो ऐड करनी है, एंड जो एक्चुअल इनकम टैक्स पे करोगे वो लेस करना है यहाँ पर नीचे, क्योंकि आपको बैलेंस शीट कब बनानी है, कब क्लोज करने हैं अकाउंट्स? 31 मार्च को। आपको एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता रहती टैक्स की। क्यों नहीं पता रहती? जब आप इनकम टैक्स सीखोगे तब समझेगा क्यों नहीं पता रहती। हाँ, जुलाई सितंबर तक आपको इनकम टैक्स की एग्जैक्ट अमाउंट समझ में आ जाएगी, बट बुक्स क्लोज करने के लिए टैक्स आपका एक्सपेंस है तो कुछ तो दिखाना पड़ेगा, तो वो एस्टिमेट होता है। प्रोविजन इज एस्टिमेट, लायबिलिटी इज एक्चुअल अमाउंट। सो वो एस्टिमेट है, एक्चुअली पे किया है क्या आपने? नहीं, इसलिए वो भी ऐड बैक करना है। देन इफेक्ट्स ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स यहाँ पर आते हैं, एंड में आता है ना हमेशा। सो इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ है तो वो आप इनफ्लो दिखाओगे। देन यू विल गेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, क्योंकि आपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स के इफेक्ट्स निकाल दिए हैं, रिमूव किए, एलिमिनेट किए। सो जो भी नेट प्रॉफिट आया आपको वो क्या आया? बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आया। देन रिवर्सल ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। नॉन कैश मतलब डेप्रिसिएशन प्रोविजंस, उसके इफेक्ट्स आपने रिवर्स कर दिए, एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स के भी इफेक्ट्स रिवर्स किए। नॉन ऑपरेटिंग मतलब ही वो आइदर फाइनेंसिंग है या इन्वेस्टिंग है, मतलब ही वो ऑपरेटिंग नहीं है, मतलब ही वो नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स है, उसके इफेक्ट्स भी आपने रिवर्स कर दिए। फिर इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल एक्सेप्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये सब करने के बाद लेस पेमेंट ऑफ एक्चुअल इनकम टैक्स जो पे किया है आपने। सो जो 31 जुलाई आएगा ना अप्रैल के बाद, तब जो आप इनकम टैक्स का पेमेंट करोगे वो एक्चुअली प्रीवियस ईयर का इनकम टैक्स का पेमेंट कर रहे हो आप, एंड करंट ईयर का इनकम टैक्स पेमेंट नेक्स्ट ईयर। सो देयर इज प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। इनकम टैक्स में आप सीखोगे वो क्या होता है। देन नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आपको फिर मिल जाएगा ये सब करने के बाद। समझ में आ गया? ओके। सो कल मैंने आपको एक लिस्ट दी थी, वो की है क्या आपने? इलस्ट्रेशन 1 करना था।
सो आज के होमवर्क में इलस्ट्रेशन 1 है, फिर से अगर नहीं किया है तो इलस्ट्रेशन 1 2 3 एंड इलस्ट्रेशन 4 से क्या है बताओ। प्रिपेयर करना है ना। ओके, एमसीक्यू एक सॉल्व करते हैं, एक ही एमसीक्यू, पेज नंबर 4.34। क्वेश्चन कितनी बार पढ़ना है? 2-3 बार। क्राउन लिमिटेड वांट्स टू प्रिपेयर इट्स कैश फ्लो स्टेटमेंट। इट सोल्ड इक्विपमेंट ऑफ बुक वैल्यू ऑफ ₹60,000 एट अ गेन ऑफ 8,000। उन्होंने क्या सेल किया? इक्विपमेंट जिसकी बुक वैल्यू 60,000 थी, एट अ गेन ऑफ 8,000, मतलब कितने को सेल किया? 68,000 को। The amount to be reported in its cash flow statement under operating activities is nil. हाँ, करेक्ट। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंडर नील आएगा, करेक्ट। वाइल प्रिपेयरिंग, सेकेंड देखो, वाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट एन एंटिटी अदर देन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो, शुड डिस्क्लोज द डिविडेंड रिसीव्ड from its investment in shares as investing cash inflow। मतलब आपको इन्वेस्टिंग है वो भी समझना चाहिए एंड इनफ्लो है वो भी समझना चाहिए। एंड इन्वेस्टिंग क्यों? क्योंकि वो नॉन फाइनेंशियल है। थर्ड, XYZ कंपनी इज अ फाइनेंशियल एंटरप्राइज। इन इट्स कैश फ्लो स्टेटमेंट इंटरेस्ट पेड एंड डिविडेंड्स रिसीव शुड बी क्लासिफाइड एज ऑपरेटिंग कैश फ्लो। फोर्थ का लोन फ्रॉम बैंक था ना। फिफ्थ, while preparing cash flow statement using the indirect method as required under AS3, which of the following will not be deducted from or added to the net profit to arrive at the cash flow from operating activities? Will not be deducted or added. कौन सा? डेप्रीसिएशन ऐड करना पड़ेगा ना, ऐड बैक। गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेंट्री, सेल ऑफ इन्वेंट्री से जो गेन होता है दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट। सेल ऑफ इन्वेंट्री मतलब सेल्स से जो गेन होगा दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट, फिर नेट प्रॉफिट, वही तो स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट है वो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट लिखो वहां पर, ग्रॉस प्रॉफिट और स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट है इसलिए तो वो विल नॉट बी एडेड और विल नॉट बी डिडक्टेड। तो सारे एमसीक्यूज हो गए। हाँ हाँ, सो नेट गेन है तो नेट प्रॉफिट ना, वो गेन मतलब ही प्रॉफिट ना प्राजक्ता। तो वो गेन अभी ग्रॉस गेन है तो ग्रॉस प्रॉफिट, नेट गेन है तो नेट प्रॉफिट। अभी उन्होंने दिया नहीं है ना। बट सेल ऑफ इन्वेंट्री मतलब ही सेल्स, यही क्लिक नहीं होता है। ओके, सो इलस्ट्रेशंस 1 2 3 ना होमवर्क, एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में से 8 9 10 कल हुआ था ना। 10 कल किया था। हाँ, तो आज के होमवर्क में है ना वो इलस्ट्रेशन 1 2 3 एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन 8 9। तो कल हम, हाँ, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट? एंड सेकेंड, मयूरी लिमिटेड एक्वायर्ड प्लांट एंड मशीनरी फॉर 25 lakh. ड्यूरिंग द सेम ईयर इट ऑल्सो सोल्ड फर्नीचर एंड फिक्सचर फॉर 4 lakh. मयूरी लिमिटेड ने प्लांट मशीनरी एक्वायर किया 25 लाख का, फर्नीचर सेल किया 4 लाख का। कैन द कंपनी डिस्क्लोज द नेट कैश आउटफ्लो टूवर्ड्स द परचेस ऑफ फिक्स एसेट एज 21 लाख इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट? ये कंसेप्ट नहीं हुई है हमारी। नेट ऐसे अलाउड नहीं है। आपको आउटफ्लो 25 लाख का एंड इनफ्लो 4 लाख का दिखाना ही पड़ेगा ना। सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 25 लाख इनफ्लो एंड परचेस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 25 लाख आउटफ्लो,
एंड सेल ऑफ फर्नीचर इनफ्लो 4 लाख का अलग से दिखाना है, नेट बेसिस पे अलाउड नहीं है, इसलिए तो TDS का भी हमने अलग से दिखाया। एंड फीचर्स क्या है? फीचर्स कैश फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग, वो एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। हाँ नहीं, कैश फ्लो स्टेटमेंट डील्स विद द प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द हिस्टोरिकल चेंजेस इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये नहीं आता है एक्चुअली एग्जाम के लिए। कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैन बी रिपोर्टेड यूजिंग डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट व्हेन यूज्ड इन कंजंक्शन विद द other financial statement, that is balance sheet, P&L, provides information that enables users to evaluate changes in net assets of an enterprise, its financial structure and its ability to affect the amount and timing of cash flows in order to adapt to changing circumstances and opportunity। ये नहीं आएगा, ओके क्योंकि ये प्रैक्टिकली आपको करना है, ये लर्न नहीं करना है आपको। प्रैक्टिकली ये अफेक्ट हो रहा है क्या टाइमिंग को, कैश फ्लोज के स्ट्रक्चर कैसे है, ये कैश फ्लो का स्टडी करके डिसीजंस लेने हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। ये लर्निंग के लिए ऐसे नहीं आएगा, क्योंकि आपको सिर्फ MCQs एंड क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस जो थ्योरी आते हैं दैट इज केस स्टडी बेस, सो आपको एक केस दी जाएगी एंड पूछा जाएगा वेदर इट इज कैश और कैश इक्विवेलेंट है या नहीं है, बट ऐसे फीचर्स लिखो OCM जैसे नहीं आएगा बीकॉम के, ठीक है। सो कल एक्चुअल हमें लगेगा हाँ नोटबुक, उसमें स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है कल से। सो जो कंसेप्ट बचे वो बहुत ही टाइम पास कंसेप्ट बचे हैं, 15 मिनट में होने वाले। सो ये कल प्रैक्टिस ही कैश फ्लो स्टेटमेंट की। सो यूनिट 2 हो गया इसका, मतलब एक स्टैंडर्ड हो गया AS3, अभी सिर्फ ये बाकी है उसकी प्रैक्टिस। सो ओके, सो होमवर्क समझ में आ गया है, मैं ग्रुप में भी होमवर्क डाल देती हूँ, ओके। सर मेरा हो गया है लेक्चर, सर इनको मुझे एक एक्टिविटी करने को देनी है, दूँ क्या अभी? उसके बाद में पहले उनका परफॉर्मेंस कैसे उस एक्टिविटी के ऊपर है वो। ओके, आपको एक गिफ्ट मिलने वाला है आज जो सर ने लाया है, बट एक एक्टिविटी उसके लिए करनी है, ओके। एक पेज लो, नॉर्मल पेज, ओके, हाफ पेज भी चलेगा। सो एक जो पेज आप निकाल रहे हो उसमें 2-3 लोगों का काम होने वाला है। सो सभी लोगों ने पेजेस नहीं निकालने हैं। एक चीट दमशेराज के लिए जो चीट्स उतने साइज का मुझे पेज चाहिए सबसे, ओके। संपदा इज डूइंग समाज सेवा फॉर ऑल ऑफ यू। सो चीट्स ह्यांना येतील वगैरे दमशेराचे, वैसे चीट्स बनाओ। नम्रता बना रही है क्या? नम्रता दे दो सबको चिट्स। हां, तेवढी लागेल, म्हणजे जे तू फोल्ड केलंस ना आता तेवढं एकाला लागेल। लिखना है, हाँ लेटर। बास नका पाडू सके, विमानं बनवायचीत। आप इन चारों का हो गया, आप तीनों को उस साइज का शीट लगेगा। तुम्हारा रख दो फिर। हाँ है क्या? ठीक है, ओके। आज के दिन की हिस्ट्री ढूंढनी है आपको गूगल पे, कैसे ये 14 फेब आ गया। और मुझे भी नहीं पता क्यों आया, तुम्हें पता है? कुछ तो US में हुआ रहेगा। हाँ क्या? हाँ, और क्या क्या है? ओके।
आपके एज के लिए यही अभी इम्पोर्टेंट। मुझे नहीं पता है हिस्ट्री, सच में नहीं पता है, सब मनाते हैं इसलिए। कहाँ पर हुआ था ये, क्यों आया, मतलब ऐसे कुछ तो हिस्ट्री रहेगी ना। 14 फेब वैलेंटाइंस डे की हिस्ट्री। सब मनाते हैं बट किसी को भी नहीं पता। रोम, इटली, व्हॅलेंटाईन्स डे हिस्ट्री असं टाकून बघ. इट्स ख्रिश्चन फेस्टिवल ऑल्सो असं मला आलं. सेंट व्हॅलेंटाईन. सेंट व्हॅलेंटाईन म्हणजे संत होत आहेत. हां, सेल्फलेस ॲक्ट्स फॉर ओके. रोमचं होतं ना, बरोबर प्राजक्ता. एक कुछ तो मुझे स्टोरी आ रही है, सेंट वैलेंटाइन वॉज इन जेल. हाँ, ऐसे स्टोरी आई तुम्हें. एंड ही गेव आईज टू ब्लाइंड गर्ल. डॉटर है. और हम ओ दैट गर्ल इज हुज डॉटर. जीसस डॉटर नहीं, ब्लाइंड डॉटर ऑफ हिज जेलर. ओके. उतना ही है ना. एंड देन वो ऐसे स्प्रेड होते गया. हाँ, उतना ही, मतलब और कुछ नहीं स्टोरी है ऐसे खास. ओके, ऑन दिस डे देयर इज नो पब्लिक हॉलीडे. हाँ, इन एनी कंट्री ऐसे भी है. ओके, सो अभी एक्टिविटी क्या करनी है बताओ. मतलब कुछ खास हिस्ट्री नहीं है, उतनी ही है ना. वो सेंट वैलेंटाइन मतलब संत ओनली ना. हाँ, सो उन्होंने कुछ तो सैक्रिफाइसेस वगैरह किए हैं फॉर ब्लाइंड डॉटर ऑफ हिज जेलर. ओके, सो हिस्ट्री समझी. ओके, अभी आपको उस चीट पे क्या करना है, आपका नाम नहीं लिखना है. ओके, आपको 3 वर्ड्स लिखने हैं. कौन से वो बताती हूँ. योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम योर लाइफ पार्टनर. 3 एक्सपेक्टेशंस लिखो नेक्स्ट 2-3 मिनट्स में. 18 अबाव हो ना सर.
18 एज के अबाव, हां मग लिहू शकता तुम्ही युअर एक्सपेक्टेशन्स, मतलब क्या क्वालिटीज चाहिए. ओके यहाँ पर कुछ प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होने वाला है, हाँ कि इसने बेस्ट क्वालिटीज लिखे हैं, इसने बेस्ट एक्सपेक्टेशन, हर एक के अलग होने वाला है कि मैम मुझे करोड़पति चाहिए, ये मेरा एक्सपेक्टेशन, हर एक का जो हो सकता है ना. सो इसमें कुछ भी रैंक नहीं निकाला जाने वाला है. आपने कभी सोचा है क्या इसके बारे में, कभी इसका स्टडी हम कर रहे हैं या सोचा ही नहीं है कुछ. ओके डन, संपदा इज खत्म नहीं हुई एक्टिविटी. दैट विल हेल्प यू ना, कि आपका अगर क्लियर है, आपका क्लियर ही नहीं है तो फिर क्लियर करो फिर, ठीक है. अभी नहीं है क्लियर तो करो, आगे आगे क्लियर समझ में आ जाएगा आपको. आप घर पे पेरेंट्स देखते हो उससे आपको समझ में आ जाएगा क्या एक्सपेक्टेशंस रखने हैं. सिया की लिस्ट खत्म नहीं, मैम बहुत एक्सपेक्टेशंस है सिया की लिस्ट खत्म नहीं हो रही है. फुल वाक्य लिहिती आहेस का तू? नाही म्हणजे थोडंसं. ओके ओके. हाँ कैसे भी सेंटेंस वर्ड्स, मतलब आपके दिमाग में सिर्फ क्लियर है क्या देखना है मुझे. एंड जिनके एक्सपेक्टेशंस लिख के हो गए हैं, 3 नहीं आ रहे तो एक एक्सपेक्टेशन लिखो. हो गए हैं, अभी रिवर्स, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, नाउ यूर कमिटमेंट्स टू यूर लाइफ पार्टनर, या सिर्फ एक्सपेक्ट ही करोगे. सेकेंड वाला पार्ट समझा है क्या आपको? यूर कमिटमेंट्स, हाउ यू विल डील विथ योर लाइफ पार्टनर. Will you listen to him or her always, or you will take the decision together, or you will listen to him always, or you will take decisions together, you will not counter at all, or you will counter always. तुझा जैसे एक्सपेक्टेशंस है, यूर कमिटमेंट, तुम क्या करोगी फॉर यूर लाइफ पार्टनर. promises, what will you promise? You will be there with your life partner in all situations, or only when he is earning 1 crore I will be with you, when your job, if you have no job then I will not be with you. So you will be there na in all situations, so that is one commitment. उसके जो है नहीं, यू आर कमिटिंग, आय एम विथ यू इन ऑल सिच्युएशन्स. तू करोडपती असलास तरी आय विल बी देअर. इफ यू आर नॉट अर्निंग देन ऑल्सो आय विल बी देअर. दिस इज माय वन कमिटमेंट. आय एम देअर विथ यू इन ऑल दी सिच्युएशन्स, इन हॅपी सिच्युएशन्स, इन सॅड सिच्युएशन्स, इन एव्हरी डिफिकल्टीज. दॅट इज वन कमिटमेंट. आशा, हां. सेकेंड में भी यस, हो यस. सो सेकेंड में भी मैं बताती हूँ आपको, बट आप पहले ढूंढो. एक सर ने काम दिया है वो करके आती हूँ. आई विल ऑलवेज लिसन, और आई विल ऑलवेज आंसर, और वी विल टेक डिसीजन.
यस ओके, सो अभी मिक्सअप कर दो चिट्स। किसी को नाम नहीं लिखा है ना, मिक्सअप कर दो। ओके मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग बंद कर रही हूँ क्योंकि अभी मतलब एक्टिविटी हम क्लासरूम में ही कर रहे हैं।